नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले केमद्रुम योग के बारे में। इस योग को लेकर के जनमानस में बड़ा भय है। मेरे पास भी जब कुंडली आती है तो लोग पूछते हैं, क्या मेरी जन्म कुंडली में केमद्रुम योग तो नहीं, चांडाल योग तो नहीं? क्योंकि जो दुर्योग होते हैं ये लोगों के मन में जल्दी बैठ जाते हैं। जो निगेटिविटी होता है, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है कि हम निगेटिविटी के प्रति जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। वही अच्छे योग बने तो उतना लोग नहीं पूछते। तो केमद्रुम योग एक ऐसा ही योग है, लेकिन इस योग में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, देखिए मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूँ कि ठीक है, निगेटिविटी है, जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी तो है, और अगर समाधान नहीं है तो फिर समस्या भी नहीं। और ज्योतिष शास्त्र में ये योग इसलिए ही बताए गए हैं कि अगर आप एक बार इनको जान गए तो आप उनसे बचने का और उनको टैकल करने का उपाय ढूंढिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अच्छी बात यह है कि 95% हॉरोस्कोप में, जन्म कुंडली में ये योग भंग हो जाता है किसी न किसी तरीके से, और लोगों को पता नहीं होता है। आज तक मैंने जितनी भी जन्म कुंडली देखी उसमें से एक या दो कुंडली, या मैक्सिमम जो जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 4, इनको छोड़ करके सबकी जन्म कुंडली में केमद्रुम योग कहीं ना कहीं से, किसी न किसी प्रकार से भंग हो गया था। अब मन में सवाल आएगा कि लोग डरते क्यों हैं इस योग से इतना? क्योंकि शास्त्रों में इस योग के बारे में यहाँ तक कह दिया गया है कि अगर किसी की जन्म कुंडली में केमद्रुम योग होगा तो वह जातक राजा के जन्म भी लेगा तो भी भिखारी होगा, निर्धन होगा। मतलब इतनी ज़्यादा इस इंटेंसिटी के साथ यह बात कह दी गई है कि जो भी पढ़ेगा ज्योतिष और इस योग के बारे में पढ़ेगा, एक बार के लिए तो वो परेशान हो जाएगा, और ये स्वाभाविक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वह क्या कंडीशंस हैं, वह क्या शर्त हैं जिनमें केमद्रुम योग निर्मित होता है, और क्यों यह ऐसा अशुभ फलदायी है। और इसके बाद हम जानेंगे कि वह कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां केमद्रुम योग भंग हो जाता है। तो देखिए, शास्त्र कहता है कि यदि चंद्रमा जन्म कुंडली में जहां भी स्थित हो, अगर चंद्रमा से द्वितीय भाव में और द्वादश भाव में कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग होता है। इन ग्रहों में सूर्य, राहु और केतु की गणना नहीं होती। यानी अगर चंद्रमा से दूसरे भाव या द्वादश भाव में सूर्य, राहु, केतु हैं तो भी यह माना जाएगा कि केमद्रुम योग है। अर्थात चंद्रमा से दूसरा भाव, ये चंद्रमा से दूसरा भाव है और ये चंद्रमा से द्वादश भाव है, यानी दोनों तरफ। और आसान भाषा में कहें तो चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं होता। अब कोई ग्रह में किन ग्रहों की बात की गई? तो बात की गई अगर बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि, ये ग्रह यदि नहीं हो तो केमद्रुम योग बन जाएगा। और अगर दोनों में से कहीं भी, इन 5 में से कोई भी ग्रह स्थित हो जाए तब केमद्रुम योग नहीं बनेगा। तब मैंने आपको बताया है क्या योग बनता है। सुनफा, अनफा और दुर्धरा, ये योग बनता है। अब यहाँ राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनकी गणना नहीं होती और सूर्य की भी गणना नहीं होती। यानी समझिएगा बात को कि मान लेते हैं किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा से सूर्य यहाँ है और चंद्रमा से राहु यहाँ है, तो हो तो गए दोनों तरफ, चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह हो गए, द्वितीय भी और द्वादश भी, फिर भी इसे क्या माना जाएगा? इसे केमद्रुम योग माना जाएगा। लेकिन वहीं अगर चंद्रमा के एक तरफ गुरु होगा और एक तरफ शुक्र हो गए तब केमद्रुम योग नहीं माना जाएगा। तो ये आपने समझ लिया कि चंद्रमा से दूसरा भाव, जैसे इस कुंडली में खाली है, चंद्रमा से दूसरा भाव और द्वादश भाव यदि रिक्त हो तब बनता है केमद्रुम योग। ऐसा क्यों? चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। अब मन का कारक ग्रह पर यदि किसी भी ग्रह का प्रभाव ना हो तो मन तो ये अनियंत्रित है ना हमारा, मन तो चाहता बहुत कुछ है, पर जो मन को वश में कर लेता है, जो मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सफल होता है। तो चंद्रमा
के साथ ये जरूरी है कि कुछ ग्रहों का साथ हो, क्योंकि चंद्रमा के साथ ग्रह नहीं होते हैं, चंद्रमा पर ग्रहों का प्रभाव नहीं होता है, तो चंद्रमा उस समय अच्छा महसूस नहीं करते, निर्बल होते हैं। वहीं अगर चंद्रमा के साथ ग्रहों का साथ मिल जाता है, शुभ ग्रहों का साथ मिलता है, तो कई शुभता कई गुना बढ़ जाती है। वहीं अशुभ ग्रहों का साथ मिलता है तो उनका भी प्रभाव जो है वो कई गुना बढ़ता है, अशुभ प्रभाव भी बढ़ता है, ऐसा नहीं है। पर कहा गया कि ग्रह हो, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, ग्रह होने चाहिए, तभी वह सही है। अदरवाइज ये केमद्रुम योग जातक को बहुत परेशान करेगा। अब बहुत परेशान का अर्थ क्या है कि जातक का मन लगेगा ही नहीं किसी काम में, जातक का मन हमेशा खिन्न रहेगा, जातक का मन उछटा रहेगा, जातक को सांसारिक बातें नीरस लगेंगी, जातक किसी चीज़ में रुचि लेगा ही नहीं, उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा, यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा कि जब वह उदासीन होगा, किसी भी चीज़ के प्रति जब वह उदासीन होगा, तो जो उदासीन होगा वह प्रयास नहीं करेगा, और जब वह प्रयास नहीं करेगा तो यह स्वाभाविक सी बात है कि बिना प्रयास के क्या मिलता है। अगर जन्म कुंडली में आपके राजयोग भी हैं तो थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। हाँ, अब कई लोग ये तर्क देते हैं, और ये सही भी है, कि अगर किसी के भाग्य में ही पुरुषार्थ है तो पुरुषार्थ करेगा, उसे पालेगा, इससे सहमत हूँ, पर यह विषय कभी और लेकर के आऊँगा। आज बात हो रही है केमद्रुम योग पे। अब यहाँ पर मैंने कहा कि चंद्रमा के दोनों ग्रह नहीं हो तो जातक चूँकि निरुत्साही होता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता है, एकाकी प्रवृत्ति का होता है, ऐसे लोग डिप्रेशन वगैरह में भी चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं से इनका जो जीवन है वह दुखदाई होता है। ये जीवन में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसकी वजह से इन्हें पछताना पड़ता है, और ये इनके खुद की वजह से होता है। इन सारी परिस्थितियों को जन्म देता है केमद्रुम योग, और इसीलिए ऐसा कहा गया है। यह आर्थिक दिवालियापन से ज़्यादा मानसिक दिवालियापन देता है। आर्थिक पक्ष में तो चलिए ठीक है, शास्त्रों में कह दिया गया, लेकिन यहाँ पर कई बार मैंने देखा है जिन जातकों की जन्म कुंडली में केमद्रुम योग हो, यह आज के समय में पूर्ण सत्य नहीं है कि राजा के घर जन्म लेकर के भिखारी होंगे, पर हाँ मानसिक दिवालियापन जरूर है, कुछ मन ही नहीं लग रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, दिन भर सोए हुए हैं या एक ही ख्यालों में खोए हुए हैं, कोई और इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है। तो ये कब होता है? जब चंद्रमा पर ग्रहों का प्रभाव ना हो तब होता है। और अगर वही चंद्रमा पर ग्रहों का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव भी कम से कम, शनि का प्रभाव ऐसे विषयों कहा जाता है, लेकिन केमद्रुम योग को तो काट देगा वो। इसीलिए कहा गया किसी भी ग्रह, शनि का प्रभाव होगा तो जातक धैर्यवान होगा, मंगल चंद्र का प्रभाव होगा तो चंद्र मंगल योग होगा, गुरु और चंद्र का होगा तो गजकेसरी होगा। इसीलिए कहा गया है कि जब ग्रहों का प्रभाव होता है तो वह अच्छा फल देते हैं चंद्रमा के साथ। अब बात कर लेते हैं कि वह कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां केमद्रुम योग भंग हो जाता है। तो देखिए, चंद्रमा जहां स्थित है वहां पर किसी भी ग्रह की दृष्टि हो जाए तब केमद्रुम योग भंग हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, चंद्रमा यहाँ है और मंगल यहाँ है, और मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ चली जाए, भले चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह ना हो, तब भी केमद्रुम योग जो है ये भंग हो जाएगा। दूसरा, जन्म कुंडली में चंद्राध योग बने। अब चंद्राध योग पर मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूं। अब अगर जन्म कुंडली में चंद्राध योग बने तो भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। अब चंद्राध योग कैसे बनता है? यानी चंद्रमा से यदि छठे, सातवें और आठवें शुभ ग्रह हो तो चंद्राध योग बनता है, तो फिर केमद्रुम योग भंग हो जाता है और जातक जीवन में सफल होता है। चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो, परंतु चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो, या चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह हो, चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह हो तो भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। कई शास्त्र यह भी कहते हैं कि अगर लग्न से भी केंद्र में ग्रह हो तो भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। तो चंद्रमा से या लग्न से केंद्र में ग्रह हो जाएंगे तो केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। शुभ ग्रह हो गए तो अति श्रेष्ठ, अगर चंद्रमा से दशम में चले गए तब तो बहुत बढ़िया और अच्छे योग बन जाएंगे। अगर पूर्णिमा के चंद्रमा हो, अगर चंद्रमा पूर्णिमा के हों तो भी केमद्रुम योग का प्रभाव बहुत कम होता है। चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो तो भी केमद्रुम योग का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। अब यहां पर एक बात है, कई लोग यह भी कहते हैं कि अगर चंद्रमा उच्च के हों तो भी केमद्रुम योग नहीं लगता, परंतु यहाँ एक दो मैंने ऐसी कुंडलियां देखी हैं जरूर
जहाँ चंद्रमा उच्च के हैं फिर भी केमद्रुम योग का कुछ प्रभाव, पूर्ण प्रभाव तो नहीं रहा है पर हाँ आंशिक प्रभाव जरूर रहा है, परंतु वो उस कंडीशन में होगा जब जो मैंने जितने कंडीशंस बताए उसमें से भी एक भी कंडीशन ना लगे तब, और ऐसा बहुत कम होता है। कहीं ना कहीं तक कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी बनी जाती है, केंद्र में आने की प्रोबेबिलिटी ही 33-34% के आसपास बन जाएगी, ग्रहों की दृष्टि होने की प्रोबेबिलिटी ही बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं तक कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी बन जाती है जिससे केमद्रुम योग भंग हो जाता है, और जब केमद्रुम योग भंग होता है तो उसका कोई दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपने समझ लिया केमद्रुम योग होता क्या है, केमद्रुम योग भंग कैसे होता है। एक और बात बताऊंगा, मान लेते हैं कि कोई भी परिस्थितियां नहीं बन रही हैं पर आपकी जन्म कुंडली में कुछ अच्छे और श्रेष्ठ राजयोग बन रहे हैं, जैसे पंचमहापुरुष योग बन रहा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, तो उस परिस्थिति में भी केमद्रुम योग का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में वसुमती योग बना हो तो भी केमद्रुम योग बिल्कुल प्रभावहीन हो जाता है। वसुमती योग क्योंकि धन, क्यों ऐसा होता है, वसुमती योग धन देने का एक प्रमुख योग है और इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ धन से है, और केमद्रुम योग के बारे में क्या कहा गया है, यह निर्धन बनाता है। तो जब धन देने वाला योग इतना प्रबल होगा तो केमद्रुम योग प्रभावहीन हो ही जाएगा। वसुमती योग के बारे में पूर्व में बता चुका हूँ आप लोगों को वीडियो में कैसे बनता है। यदि लग्न अथवा चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ ग्रह हो तो वसुमती योग का निर्माण होता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय जहां हमने बात की केमद्रुम योग होता क्या है, उसका प्रभाव क्या होता है, क्यों कहा गया केमद्रुम योग के बारे में ऐसा, और केमद्रुम योग भंग कैसे होता है। आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। आपके मन में कोई सवाल है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो बेझिझक निसंकोच होकर के चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। हम सभी परिवार हैं, आप सब मेरे परिवार हैं, और मैं प्रयास करता हूं कि मैं आपके क्वेश्चंस को लेकर के आऊं। जैसे हमने एक अपने ही एक हमारे परिवार के दर्शक, हमने उनके एक क्वेरी को लिया, उन्होंने कहा गुरुजी लग्नाथ और चंद्राथ योग के बारे में वीडियो बनाइए। तो यदि आप भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहते हैं और यदि वह रेलेवेंट है हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो निसंदेह मैं आपके सुझाव पर ही वीडियो बनाऊंगा। तो प्रिय दर्शकों, आज आपसे इजाज़त लेता हूं। धन्यवाद।